चलिए दोस्तों, सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के बारे में आपको बताऊंगा। कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा, ज़्यादा इसमें मत पीछे पड़ना है। जितना बताऊंगा उतना ही देखना। सल्तनत काल अब लगभग ख़त्म हो चुका है पूरा। ये शासन व्यवस्था उस समय जो जो चल रही थी उसको यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। उसी चीज़ों को पे अपन चर्चा करेंगे। जैसे कि सल्तनत कालीन जो शासन व्यवस्था था उसमें केंद्रीय प्रशासन का जो मुखिया था, मतलब प्रशासन का मेन सत्ता किसके पास था? सुल्तान के पास में था। ठीक है। और उसी सल्तनत काल में बलबन ने और अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों को क्या कर दिया था? प्रभावहीन कर दिया था। पहले सल्तनत काल में अमीरों का चलता था राज दरबार में, बहुत सारा नाम आपने देखा है। ठीक है। और आपने अध्ययन भी किया है कि अमीर जो है हमेशा अपने हिसाब से राज सिंहासन पर राजकुमार बैठाते थे। बट बलबन और अलाउद्दीन ने उन प्रयासों को विफल कर दिया। अमीरों का चरमोत्कर्ष, मतलब अमीर अति मचा रहे थे किसके काल पे? लोदी वंश के समय पर बहुत ज़्यादा चरमोत्कर्ष पे थे। अमीरों का जो कंट्रोल था शासन पे बहुत बड़े रूप में हो चुका था और उनका प्रशासन जो है चरमोत्कर्ष पर चल रहा था। ठीक है। तो ये बातें दिमाग में आप रखेंगे। बारे खास एक शब्द आता है जिसमें सुल्तान अमीरों को क्या करता था? उस बारे खास में आमंत्रित करता था किसी डिसीजन के लिए, किसी निर्णय के लिए। तो बारे खास सुल्तान जो है अमीरों को बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए बनवाया करता था। जबकि बारे आज़म, ये बारे आज़म शब्द जो है वो किस चीज़ के लिए है? तो सुल्तान राजकीय कार्यों को निपटारा करने के लिए बारे आज़म का एक बैठक बुलाता था इस जगह पे, और वहाँ पे सारे राजकीय कार्यों को निपटाया जाता था। और उस समय पे जब बात आती है राजकीय मंत्रियों की, अधिकारियों की, तो एक शब्द आता है वज़ीर। वज़ीर को प्रधानमंत्री कहा जाता था सल्तनत काल में, जो राजस्व के विभागों का पूरा देखरेख करता था। कितना राजस्व आया, कितना गया, कितना हमने इस साल कर वृद्धि किया, इन सारी चीज़ों का चर्चा करता था। जबकि एक और अधिकारी थे जिसे मुशरीफ अ मुमालिक कहा जाता था। तो मुशरीफ अ मुमालिक एक महालेखाकार की तरह काम करता था और ये इनकम एंड आउट गोइंग का, या इनकम या आउटकम जो हो रहा है, जो आ रहा है, जो जा रहा है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता था। महालेखाकार पूरी तरीके से वित्तीय चीज़ों को, वित्तीय प्रशासनों को वो स्टडी करता था, समीक्षा करता था। इसकी जानकारी वो प्रधानमंत्री को देता था, प्रधानमंत्री सुल्तान के पास पहुंचाता था। वैसे कुछ विभागों का भी नाम चर्चा में देखने को मिलता है। कब? तो सल्तनत काल के प्रशासन में। जैसे दीवाने खैरात, ये दान विभाग कहलाता था, दीवाने खैरात। ठीक। उसके बाद दीवाने बंदगान, ये दासों का विभाग कहलाता था, जो पहले भी मैं क्लास में बता चुका हूँ। अब ये आप बताएंगे कि किस शासक के काल में सबसे ज़्यादा दास होते थे। ठीक। 1,80,000 दासों के बारे में बताया था। आप बताओगे कि वो किस शासक के काल में थे। उसके बाद एक टॉपिक आता है दीवाने इस्तिहाक। ये काम क्या करता था? तो पेंशन विभाग को देखता था। ठीक। और एक और आता है बरीद ए मुमालिक, तो गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था वो, बरीद ए मुमालिक। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, बरीद ए मुमालिक। तो ये क्या करता था? तो गुप्तचर विभाग था, गोपनीय सूचनाओं को पहुंचाता था और गोपनीय सूचनाओं का पता भी करता था। कुछ विभाग हैं और उस विभाग के सृजनकर्ता भी हैं, उसके बारे में आपको देखना है। जैसे कि दीवान ए मुस्तखराज, ये क्या काम करता था? तो दीवान ए मुस्तखराज वित्त विभाग का भूमिका निभाता था, फाइनेंस कमीशन का काम करता था। इसको अलाउद्दीन खिलजी ने सृजित किया था इस विभाग को, और सारे वित्तीय मामलों की जांच पड़ताल इत्यादि वो करता था। सल्तनत काल में एक विभाग था दीवाने कोही, जिसे कृषि विभाग के नाम से आप लोग जानते हैं, और एमबीटी ने इसका क्या किया था? सृजन किया था। और कृषि के चरमोत्कर्ष पे या कृषि के विकास पे इन्होंने अपनी अच्छी भूमिका निभाई थी। वैसे तो तुगलक वंश
जाना ही जाता है कृषि के लिए, लेकिन स्पेशल एक विभाग को जो सृजित किया था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। एक है दीवाने अर्ज, ये आर्मी डिपार्टमेंट या सैन्य विभाग को देखता था। इसका सृजन करने वाला था बलबन। ठीक, तो बलबन चाहता था कि मेरे पास एनी टाइम सेना रहे, इसीलिए ये एक विभाग का गठन किया। और वैसे भी मैं आप लोगों को सेना के बारे में, हुलिया रखना, ये सब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया हूँ। घोड़ा दागने की प्रथा, सेना का हुलिया रखने की प्रथा सब अलाउद्दीन ने चलाया था। ठीक है, सब कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को अपने आप को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश अपने काल में कर रहे हैं। लेकिन बलबन और अलाउद्दीन ने सेना पे बहुत काम किया, ये बात भी दिमाग में आप रखेंगे। अमीरों को भी दरबार में ज़ीरो कर दिया। कुछ 3 विभाग आपको बताऊंगा फिरोज शाह तुगलक के बारे में। कितना? 3 विभाग। एक है दीवाने बंदगान, एक है दीवाने खैरात, एक है दीवाने इस्तिहाक। तो ये 3 विभागों का सृजन करता था फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने इन 3 विभागों को दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, दीवाने इस्तिहाक, इसका सृजित यहाँ पे किया था। ठीक, इसको पूछा जाता है कि बंदगान का सृजन किसने किया, खैरात का सृजन किसने किया, इस्तिहाक का सृजन किसने किया, ये सब को पूछा जाता है। ठीक है, खैरात क्या था? दान विभाग था। बंदगान क्या था? दास विभाग था। इस्तिहाक क्या है? पेंशन विभाग था। और ये तीनों को, बंदगान, खैरात, इस्तिहाक, फिरोज शाह तुगलक ने इसे सृजन किया था। खैरात बोलूँ तो दान, ठीक है। बंदगान बोलूँ तो बंदगान से ही समझ रहे हो दास, उसके बंदे, ये दास विभाग था। ठीक है, और इस्तिहाक बोलूँ तो ये क्या था? पेंशन था, पेंशन विभाग। ठीक है, ये सब का सृजन फिरोज शाह तुगलक ने किया था। उसी समय पे एक बात याद रखना, जब बात आती है सिक्कों की, ठीक है, कॉइन्स की, तो चांदी का जो सिक्का था उसे टंका कहा जाता था सल्तनत काल में। क्या? टंका या टका। लेकिन टंका नाम ज़्यादा चलता था, टका बाद में अपभ्रंश से बना। पहले टंका, इसीलिए मैंने टंका लिखा है, टंका आपको भी पकड़ना है। तांबे का जो सिक्का था सल्तनत काल में वो दिरहम कहलाता था। और ज़मीन में जब बात आती है खालसा भूमि की, ठीक, तो अलाउद्दीन का नाम बहुत ज़्यादा जाना जाता है। ये एक ऐसे शासक थे जिसने जो दान में दी गई भूमि थी, जो भूमि इन्होंने दान में दी थी, अलाउद्दीन ने उसे छीन लिया और उस भूमि को छीन के उसे खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। खालसा भूमि का अर्थ होता है राज्य की भूमि या केंद्र की भूमि या सरकार की भूमि। ठीक है, तो अलाउद्दीन ने दान में दिए गए ज़मीन को छीन के अपने अधीन ले लिया और खालसा में शामिल करा दिया। कुछ मैं आपको क्षेत्र बताने वाला हूँ, कुछ जगह बताने वाला हूँ जिससे सल्तनत काल में ये फेमस था, इससे प्रश्न पूछा जाता था। जैसे एक स्थान का नाम, ये वाला स्थान है, ये वाला एरिया ये स्थान है, और ये वाला एरिया क्या है, उसकी विशेषता है। ये क्या है? विशेषताएं हैं। जैसे सरस्वती, ये सरस्वती जो स्थान है ये चावल के उच्च गुणवत्ता के लिए, अच्छे किस्म के लिए इसे जाना जाता है। दूसरा अनिलवाड़ है। अनिलवाड़ा जान रहे हो, यहाँ पे जैन लोगों का है, जैन की मंदिर है ना, तो जैन मंदिर है और ये वह जैन का एरिया है, मतलब जैन रहते हैं, मतलब वहाँ व्यापार बहुत मजबूत है, तो व्यापारियों का तीर्थ कहा जाता है इसे। अनिलवाड़ा को व्यापारियों का तीर्थ स्थल कहा जाता है, तो ये व्यापार के लिए इस सल्तनत काल में फेमस था। वैसे एक सतगांव नामक स्थान का चर्चा है जो रेशम के कपड़े के लिए, रेशमी कपड़ों के आयात और निर्यात के लिए जाना जाता है। वहाँ से कपड़े आते थे और वहाँ विदेशों से भी कपड़े आते थे या भेजते थे विदेश में। ठीक, और आगरा का निर्माण किसने कराया है बता दो हैं? चलो, इब्राहिम लोदी था, सिकंदर लोही था, या और कौन था? बहलोल लोदी था। आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो आगरा जो है नील की खेती के लिए, नील की कृषि के लिए फेमस था, प्रख्यात था।
ठीक है। और बनारस जो था वो सोने चांदी के जड़ी का काम करता था, जड़ाऊ का काम करता था, सोने चांदी के रत्नों का जड़ाऊ का काम करता था, जैसे कि किसी के वस्त्रों में या आपके विभिन्न प्रकार के जो हम लोग आभूषण धारण करते हैं उसमें, तो सोने चांदी के जड़ाऊ का काम के लिए फेमस था। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, कुछ प्रमुख चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे राजस्व व्यवस्था के बारे में। ये सल्तनत काल में राजस्व व्यवस्था से ज़रूर क्वेश्चन आता है, उसी को दिमाग में रख के इसको यहाँ पे आपके लिए लाया हूँ। जैसे कि उस्र राजस्व व्यवस्था, क्या राजस्व व्यवस्था था सल्तनत काल का, तो इसमें ये मुसलमानों से लिया जाता था। उस्र जो है, ठीक है, ये मुसलमानों से लिया जाता था, तो मुसलमानों से भूमि पर लिया जाने वाला कर था, जिसे उस्र कहा जाता था भूमि कर, ठीक है, मुसलमानों से। दूसरा था खराज, ये था गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, मतलब जो मुसलमान नहीं हैं, दूसरे मजहब के जो लोग हैं, दूसरे पंथ के, दूसरे समुदाय के, दूसरे धर्म के, दूसरे जाति के जो लोग हैं, उससे खराज लिया जाता था, जो गैर मुसलमान होना चाहिए। तीसरा में आता है ज़कात कर के बारे में, तो ये एक धार्मिक कर होता है और मुसलमान समुदाय से, मुस्लिम वर्गों से इसे लिया जाता था। लेकिन याद रखना, ज़कात के बारे में प्रश्न पूछा गया है नेट में, तो इसे कितना लिया जाता था करके पूछा गया है, तो संपत्ति का 40वां हिस्सा, 40वां भाग, 1/40 समझ लो, तो संपत्ति का जो टोटल संपत्ति है उसका 40वां भाग मुसलमानों से ज़कात कर के रूप में लिया जाता था। जो चौथा कर है बेटा, वो है आपका जजिया कर। जजिया कर अर्थात ये क्या होता था, ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। जबकि मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर ज़कात था, उसी तरीके से गैर मुस्लिमों से, जो मुसलमान नहीं है, उससे लिया जाने वाला धार्मिक कर जजिया था। मुसलमानों का धार्मिक कर ज़कात है और दूसरों का, अरे चलो हिंदूज को बोल दो, हिंदुओं का धार्मिक कर जजिया, ठीक। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे कुछ बताने वाला हूँ 5वें कर खुम्स या खम्स के बारे में। ये खम्स जो होता है लूट का धन होता है। किसका धन होता है? लूट का धन होता है। खम्स कर किसका धन होता है? लूट का। शांति से सुनेंगे, शांति से इसको समझने की कोशिश करेंगे। कुछ टर्म यहाँ पे आने वाला है, फिर दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन है वो इस 15-17 मिनट के क्लास में ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ इसमें प्रशासन के बारे में बताऊँ, प्रशासन में क्या क्या शासन व्यवस्था था, क्या क्या कर व्यवस्था था, क्या क्या विभाग था, इन पे चर्चा किए हैं। कहाँ कहाँ से क्या क्या आया था, किस स्थान का चर्चा, किस चीज़ के लिए जाना जाता था, सोने चांदी का जड़ाऊ काम कहाँ होता था, आगरा के लिए क्यों जाना जाता था, इस टाइप का हमने चर्चा पूरा किया। अब आखिरी बच गया खम्स कर, जिसे खुम्स कर भी कई जगह कहा गया है, कई स्थानों पर इसे खुम्स कर भी कहा गया है। खुम्स कर याद रखना। ये क्या होता है खम्स कर या खुम्स कर? लूटे हुए धन को या ज़मीन में गाड़ी गई जो धन जो खजाने के रूप में प्राप्त होती है उसे ही खम्स कर कहा जाता है। जैसे लूटा धन के रूप में आप लोग जानते हो, या धरती के अंदर खजाने के रूप से कोई अगर गाड़ा है तो आप उसे गाड़ा हुआ धन के नाम से जानते हो। इसमें क्या होता है, 1/5वां जो भाग है वो सुल्तान का हिस्सा होता है। किसका? ध्यान से समझना, अब दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आने वाला है। एक आएगा 1/5, एक दूसरा टर्म आएगा 4/5। 1/5 सुल्तान लूटे हुए धन का हिस्सा लेता था, ठीक, और 4/5 सैनिकों को देता था। ये क्लियर हो गया। 1/5वां हिस्सा सुल्तान का हिस्सा होता था, लूटे गए धन का या भूमि से निकाले गए खजाने का, और 4/5 जो है 80% अमाउंट पूरा वो सैनिकों में बांट देता था। केवल 20% अमाउंट अपने पास सुल्तान रखता था। तो ये था खुम्स। लेकिन इस टर्म को ध्यान में रखा गया, क्या? फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर, फिरोज तुगलक को या फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर जितने भी दिल्ली सल्तनत के शासक आए सभी ने क्या किया, इस सिस्टम को पलट दिया।
सुल्तान 1/5 मतलब 20% रेवेन्यू लेता था लूटे गए धन का, तो फिरोज शाह तुगलक को छोड़ के बाकी सुल्तानों ने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, ज़्यादा लेना चालू कर दिया। तो फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर बाकी के सुल्तानों ने 1/5 की जगह 4/5वां हिस्सा स्वयं ले लिया। क्या किया? स्वयं ले लिया। ठीक है। और 1/5वां जो हिस्सा था उसे सैनिकों में बांट दिया। तो ये प्रश्न याद रखना, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने, तो फिरोज शाह तुगलक ने। इस व्यक्ति ने बस 1/5वां हिस्सा खम्स का लिया था, 1/5। बाकी सभी शासकों ने क्या किया, जो 80% हिस्सा है 4/5 उसको अपने अंदर में ले लिया। ठीक है। तो ये प्रश्न आता है। अब एक नाम आता है सिकंदर लोदी के बारे में। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने का कोई हिस्सा, कोई भी भाग नहीं लिया। तो कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने गड़े हुए खजाने का एक पैसा भी नहीं लिया? इसमें आप लेंगे नाम सिकंदर लोदी का। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस शासक को छोड़कर दिल्ली सल्तनत के शासकों ने 4/5वां हिस्सा स्वयं ले लिया, तो फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर बाकी सभी शासकों ने ज़्यादा हिस्सा ले लिया, है ना। उसने सिर्फ 1/5 का जो नियम बनाया था वो वहीं लेता था। तो ये खुम्स का याद रखना लूटा धन है, जिसमें 1/5वां हिस्सा सुल्तान का था और 4/5 सैनिक का। तो फिरोज शाह तुगलक को छोड़ के सभी ने 4/5वां हिस्सा स्वयं के भाग में डाल दिया, ज़्यादा हिस्सा को। और हमने क्या किया, आज दिल्ली सल्तनत को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। कल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो अगली क्लास में मैं पूरा बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वास्तव में 1336 में इस समय साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में हुआ था। कहाँ पे? दक्षिण भारत में। और जब इसे बनाया गया था तो हरिहर और बुक्का दो भाई थे। इन दोनों ने 1326 में क्या किया, विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया था। किसको? विजयनगर को। तो इसको मैं क्या करूँगा, अगली क्लास में पूरा बताऊँगा। ठीक है। ये 5 भाई थे। ठीक। और 5 भाई में ही हरिहर का और बुक्का का ही पूरा इसमें चर्चा है। इसने अपने पिता संगम के नाम पर क्या किया था, इस वंश का नाम रखा। क्या? संगम वंश। वंश का क्या नाम रखा, तो वंश का नाम संगम वंश रख दिया। ठीक है। और तुंगभद्रा नदी के किनारे, कौन सी नदी, इस नदी को बहुत पूछा है, किस नदी के किनारे, तो याद रखेंगे आप, ये जो नदी है उसको पूछा गया है कि कौन सी नदी के किनारे, इसकी राजभाषा क्या थी, ये सब चीज़ें। ठीक है। तो इसको, अब प्रताप रुद्र देव का नाम सुने हो ना आप, तो हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकती नरेश प्रताप रुद्र देव के सामंत थे, उनका काम करते थे। तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे पे हम्पी का नाम भी आएगा, इसकी राजधानी वगैरह का बताऊंगा मैं। तो तुंगभद्रा के किनारे इसको बनाया था। कहाँ पे बनाया था? तुंगभद्रा नदी के किनारे, या नदी के तट पर इसका सृजन किया था। और ये हरिहर बुक्का किसके सामंत थे, तो प्रताप रुद्र देव, जो स्वयं को क्या कहते थे, काकती कहते थे, है ना। हमारे बस्तर में था ना काकती साम्राज्य, तो ये वही प्रताप रुद्र देव का नाम आएगा, अन्नम देव का आएगा, सब का नाम बताऊंगा समय, तिथि और सिचुएशन को पढ़ते पढ़ते जब जाएंगे तो ठीक है। अगली क्लास में पूरा डिटेल बताऊंगा, विजयनगर साम्राज्य को स्टार्ट करूंगा। ठीक है। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दें। और याद रखें, जो मेरी क्लासेस को पढ़ रहे हैं, नियम के साथ पढ़ रहे हैं, शिद्दत के साथ पढ़ रहे हैं, बार बार रिवीजन करके पढ़ रहे हैं, उसका सिलेक्शन 100% होगा। ये बात अलग है कि मैं क्लास को थोड़ा लंबा खींचता हूँ, थोड़ा डिटेल में पढ़ाता हूँ, पूरा घुस के पढ़ाता हूँ, परंतु ये रखें, ये मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, अपने लिए नहीं करता। इसमें आपका लाभ है। आप मुझे कमेंट करते हो, सर कितने दिन से हम लोग लंबा लंबा स्टडी कर रहे हैं। याद रखो बेटा, शॉर्टकट तो किताब में भी दिया रहता है, लेकिन हर किसी के पास बुक होता है, हर कोई बुक से नहीं सीख सकता, इसलिए उसे अच्छे एजुकेटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो इस बात को ना भूलें। मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, मैं अपने लिए नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है। और एक बात और
ये चीज़ें को याद रखना कि जब आप सल्तनत के बारे में पढ़ते हो दिल्ली सल्तनत का, तो उसमें आता है एकता प्रथा। उसको अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है, समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन पूछा गया है। और एकता प्रथा को दोबारा शुरुआत किसने किया, फिरोज शाह तुगलक ने किया। ठीक है। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े कहाँ से आते थे, तुर्क से, अरब से, रशिया से। और ये हाथी कहाँ से आते थे, तो बंगाल से हाथी आता था। जो बंगाल वाला एरिया है, ठीक है, ये बंगाल जो है हाथी के लिए फेमस था। किसके लिए, तो ये सल्तनत काल में हाथी के लिए फेमस था। ठीक है। और सल्तनत काल का कानून का आधार था शरीयत, कुरान और हदीस। ये शासन का व्यवस्था था। ठीक है, हो गया। और जो सुल्तान होता था सल्तनत काल में सप्ताह में 2 बार न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। 2 बार वो क्या करता था, न्याय के लिए अपने सामने बुलाता था। हो गया। तो अच्छे से पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें और अच्छे से आगे बढ़ते रहें। मैंने किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं किया है। ठीक है, सब चीज़ बता दी है। इस समय भी ग्राम की प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। ठीक है। और जो छोटे जमींदार वर्ग थे ना, इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता था, जैसे खुद कहा जाता था। और मुकद्दम जो है उस गांव का मुखिया होते थे। गांव में एक पटवारी नामक पोस्ट होता था, जो आज भी आपके गांव में होता है। तो ये सब सल्तनत काल का व्यवस्था है ना। सीका जो होते थे, जिला को सिकदार, जिले के अधिकारी को सिकदार कहा जाता था। तो सीकों को परगनों में विभाजित करके रखा गया था इस सल्तनत काल में। और आमिल को है परगने का मुख्य अधिकारी होता था। मुशरीफ लगान को निश्चित करता था और निश्चित करके सीकों के जो सिकदार थे उसको ये जानकारी देता था। कौन, मुशरीफ। तो इस सब शब्द को सुनते रहो, चलते रहो, सुनते रहो, तब बनेगा। ठीक है। पूरा सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था आपके यहीं से क्वेश्चन उठाता है। और इतना जो कर लिया तो दूसरा करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ मत पढ़ो, आपकी मर्जी है, पढ़ो। लेकिन जो मैं पढ़ाता हूँ वो आप नहीं छोड़ सकते। अगर आप वो छोड़े तो उसमें आपका नुकसान होगा। ठीक है। तो ध्यान रखो, मत छोड़ा करो। इतना मेहनत करके आपके लिए हम क्लास लेते हैं, इतना मेहनत करके हम लोग कंटेंट बनाते हैं, पढ़ाते हैं। एक क्लास को बनाने के लिए पूरा अपना हाथ पैर दर्द करना पड़ता है। 25 बार हमको पढ़ना पड़ता है, तब हम पढ़ा पाते हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ। नहीं तो आप खुद यहाँ पे खड़े होकर बोल के देखो, नहीं बात बोल पाओगे। कैमरे के सामने लाइव कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, आप नहीं कह पाओगे। तो वही चीज़ है, जब इतना हम इनपुट देते हैं तो आप इनपुट देने में क्यों पीछे हटते हो, क्यों बहाना मारते हो, है ना। आप अपने तरफ से एफर्ट दो ना, जितना एफर्ट दोगे उतना आगे बढ़ोगे। ठीक है। कर्म प्रधान सोसाइटी में आप जी रहे हो और आप उसमें कर्म ही नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। सफलता चाहिए तो तपना पड़ेगा। जो तपेगा, जो जलेगा, वो निखरेगा। और जो निखरेगा वो चमकेगा, और चमकेगा तो सोसाइटी में का अलग नाम, इज्जत, रिस्पेक्ट बनेगा। तो परिश्रम करें अच्छे से। आगे हम लोग फिर विजयनगर वगैरह को करेंगे। आज हमने दिल्ली सल्तनत फिनिश कर दिया। ठीक है। फिर विजयनगर को देखेंगे, थोड़ा सा और मराठा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग मुग़ल साम्राज्य को देखेंगे और उसके बाद में फिर आधुनिक को चालू करेंगे। ठीक है। इतिहास याद रखना अपने आप में 4 विषय के बराबर है। इसको शालीनता से धीरे धीरे आप समझते जाओ, धीरे धीरे पढ़ते जाओ, हर चीज़ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप ही मेहनत नहीं करना चाहोगे तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। पढ़ते रहें, अपने सपनों के लिए जी जान लगा दे। वंदे मातरम। जय हिंद।